Bismillahirrahmanirrahim. Blog 7 CFRC offer guidance on health maintenance such as hygiene, nutrition and medication adherence. हेल्थ मेंटेनेंस को डिफाइन कर लें तो इसका मतलब है प्रमोटिंग हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़ थ्रू प्रॉपर लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस एंड एडहेरेंस टू मेडिकल एडवाइस. It mainly includes hygiene, nutrition, medication adherence, lifestyle modification, and preventive measures. It involves educating patients about preventive measures, healthy lifestyle practices, and proper treatment adherence to reduce disease burden and improve quality of life. It is a part of preventive medicine, especially primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. हाइजीन में हमारे पास पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन और फूड हाइजीन इंक्लूडेड है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्प्रेड होता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फीकल ओरल रूट ड्रॉपलेट्स एंड कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसेज. हाइजीन में हैंड हाइजीन, रेगुलर बाथिंग, ओरल हाइजीन, क्लीन क्लोथिंग और स्किन हाइजीन इंक्लूडेड है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, फीकल ओरल रूट ड्रॉपलेट्स और कंटेमिनेटेड सर्फेसेज से. अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो इस ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है. हैंड हाइजीन की बात करें तो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है अगेंस्ट डायरियल डिजीजेज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अलावा कोई भी खाना खाने से पहले या खाने की चीज़ हैंडल करने से पहले और टॉयलेट यूज़ के बाद हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है. पर्सनल हाइजीन में नेक्स्ट है ओरल हाइजीन. ओरल हाइजीन मेंटेन करने से डेंटल कैरीज, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस प्रिवेंट हो सकते हैं. तो प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होती तो उसकी वजह से सिस्टेमिक डिजीज़ भी डेवलप हो सकते हैं जैसे कि एंडोकार्डाइटिस. पर्सनल हाइजीन में नेक्स्ट स्किन हाइजीन है. फिर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगी. कोई डायबिटिक पेशेंट है तो फिर स्किन हाइजीन से फूड अल्सर्स प्रिवेंट हो सकती हैं. इन्वायरमेंटल हाइजीन की उसके बाद बात करें तो ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ और वाटर बोर्न डिजीज़ को रिड्यूस करती है. जैसे अगर ड्रिंकिंग वाटर सेफ़ होगा तो वो टाइफाइड, कॉलरा वगैरह से प्रिवेंट करेगा. अगर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा होगा तो फ्लाई ब्रीडिंग प्रिवेंट होगी. और अगर ड्रेनेज कंट्रोल होगा तो मस्कीटो ब्रीडिंग प्रिवेंट होगी जिससे डेंगू और मलेरिया प्रिवेंट होगा. हाइजीन में अगर फूड हाइजीन की बात करें तो प्रॉपर वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड प्रॉपर कुकिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड. हाइजीन के बाद अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी इम्यूनिटी पे, मेटाबॉलिज्म पे और ऑर्गन फंक्शन पे. बैलेंस डाइट के कंसेप्ट की बात करें तो बैलेंस डाइट वो होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है. एक बैलेंस डाइट में इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है. प्रोटीन्स टिश्यू रिपेयर और इम्यून फंक्शन में काम आते हैं. फैट्स एनर्जी स्टोरेज फॉर्म है और विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है. विटामिन्स मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. मिनरल्स एंजाइम फंक्शन और बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है. और फाइबर गट मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है. अब अगर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे तो माल न्यूट्रिशन हो सकती है. माल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकती है और ओवर न्यूट्रिशन भी. अगर अंडर न्यूट्रिशन है तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, पुअर वूंड हीलिंग है, इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क है या फिर स्टंटेड ग्रोथ होती है बच्चों में. और अगर ओवर न्यूट्रिशन है तो उससे ओबेसिटी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ का चांस बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डेवलप हो सकते हैं. हर इंसान के लिए एक ही जैसी डाइट फॉलो नहीं की जा सकती. कंडीशंस होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जिनमें पेशेंट के अकॉर्डिंग डाइट को चेंज करना होता है. अब अगर कुछ डिजीज़ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एडवाइसेस देख लें तो अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए डाइटरी एडवाइस ये हो सकती है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यूज़ करें और कंट्रोल करें पोर्शन ऑफ फूड को. अगर हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो उसमें लो सॉल्ट डाइट. क्रोनिक किडनी डिजीज़ है तो उसमें प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए. अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी डाइट में आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड ऐड हो जाता है. किसी भी पेशेंट को जो जनरल एडवाइस दे सकते हैं वो है ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लिमिट जंक फूड एंड शुगरी इनटेक्स, रिड्यूस सॉल्ट एंड एडिक्वेट वाटर इनटेक. हेल्थ मेंटेनेंस में मेडिकेशन एडहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिक एक चीज़ इसमें देख लें तो क्या है, करेक्ट ड्रग, करेक्ट डोज एट करेक्ट टाइम एंड फॉर करेक्ट ड्यूरेशन. अब नॉन एडहेरेंस होती क्यों है? पेशेंट ने सही से अंडरस्टैंड नहीं किया, या तो उसे साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा है या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं कि या तो दवाई बहुत महंगी है या फिर पेशेंट की इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है. कुछ एसिम्टोमेटिक डिजीज़ होते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन या फिर कोई कम्प्लेक्स रिजीम्स होते हैं या फिर कल्चर बिलीव्स होते हैं. नॉन एडहेरेंस तो होगी. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं कि डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होंगी, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी और हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ेगी. एडहेरेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? पेशेंट को एजुकेट करें, उसे एक्सप्लेन करें कि इस ड्रग को देने का पर्पस क्या है, आपकी कितने टाइम के लिए ये लेनी है, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पेशेंट को बताएं. और अगर डोज मिस हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करना है ये पेशेंट को सारा एक्सप्लेन करें. डॉक्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें,
कंफर्म करें कि पेशेंट को समझ आ रही है, उससे दोबारा सिंपली पूछ लें कि मेरी बात से आपको क्या समझ आया है, और इनक्रेज करना है क्वेश्चंस को कि अगर पेशेंट कुछ पूछना चाह रहा है तो वो आसानी से पूछ सके। रिजीम को सिंप्लीफाई कर दें, अगर वंस डेली पॉसिबल है तो दें, उसके अलावा कम्बिनेशन थेरेपी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते रहेंगे तो कंप्लायंस और मॉनिटरिंग इंप्रूव हो सकती है इससे। हेल्थ मेंटेनेंस में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि ग्लोबली इंक्रीज़ करी हैं, जो सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज करने से प्रिवेंट हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ हैं। मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, जिसमें एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट एक्सरसाइज है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करेगी। स्मोकिंग सीजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि COPD, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम कर देगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रोनिक स्ट्रेस है तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। एडिक्वेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेगुलेट करती है मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को। हेल्थ मेंटेनेंस के लिए अगर प्रिवेंटिव सर्विसेज देखें तो उसमें इम्यूनाइजेशन है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग एंड एंटीनेटल विजिट्स हैं। अर्ली डिटेक्शन हो जाएगी तो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। हेल्थ मेंटेनेंस में डॉक्टर का क्या रोल है, तो सारा का सारा रोल ही डॉक्टर का है। उसी ने पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को असेस करना है, इंडिविजुअलाइज्ड काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, जो बैरियर्स हैं उनको एड्रेस करना है, उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को इनकरेज करना है, और फॉलोअप सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इस सब के लिए गुड कम्युनिकेशन और एम्पैथी रिक्वायर्ड है। हेल्थ मेंटेनेंस का इफेक्ट किसी एक इंडिविजुअल पर नहीं आता, बल्कि कम्युनिटी बेस्ड पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जिसमें डिजीज़ बर्डन, हॉस्पिटल एडमिशन्स, हेल्थ केयर कॉस्ट और मोर्टेलिटी रेट, ये सब कुछ कम हो सकता है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये दोनों चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं।